स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अगली क्लास में। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना का दूसरा पार्ट। तो पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि फर्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ चुके थे। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था कि किस प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत को नेतृत्व की जो चुनौती थी उसका सामना करना पड़ा था, और उस चुनौती को हमने लोकतांत्रिक ढंग से सुलझा भी लिया था। और जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे वो हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। लेकिन शीघ्र ही फिर हमें इस समस्या का फिर से सामना करना पड़ा, और फिर से इस समस्या को कांग्रेस पार्टी के द्वारा हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार लोकतांत्रिक ढंग से गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा सुलझाया गया था। तो ये सारा बैकग्राउंड हम फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके थे। तो इसके बाद हमारा अगला टॉपिक क्या बनता है कि जो 1967 के आम चुनाव थे और इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी का पतन किस प्रकार से हुआ। तो ये चैप्टर हमारा डायरेक्टली सेकंड चैप्टर से लिंक्ड है। सेकंड चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? एक दल के प्रभुत्व का दौर। एक दल कौन सा? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के डोमिनेशन के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि किस प्रकार से केंद्र में और राज्यों में जो पहले 3 आम चुनाव थे, तीनों आम चुनाव में किस प्रकार से पूरे के पूरे देश में, लगभग पूरे देश में जो कांग्रेस पार्टी थी उसके कैंडिडेट्स जीत रहे थे। और अब चौथे आम चुनाव में ये पूरा परिदृश्य किस प्रकार से बदल रहा है, ये हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। लेकिन हम ये डिस्कस करें कि चौथे आम चुनाव में क्या चुनाव परिणाम आए, कितनी सीटें कांग्रेस ने जीती, कितनी हारी, और कितने राज्यों में कांग्रेस पार्टी हारी। इसके पहले हमारे लिए क्या जानना जरूरी है? चौथे आम चुनाव के पहले परिस्थितियां कैसी थी। कुछ इसका हम सिनेरियो देख चुके हैं कि 1960 का दशक खतरनाक दशक क्यों है। ये क्वेश्चन हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था। तो वही चीज़ें हम फिर से आज थोड़ा चेंज के साथ डिस्कस करेंगे कि जो कांग्रेस पार्टी थी उसके कंटेक्स्ट में जो 1960 का दशक था उसके लिए कैसी परिस्थितियां थी। तो काफ़ी सारी चीज़ें वहीं से लेंगे हम। 1960 का दशक खतरनाक दशक क्यों था, और यहाँ हमारा कंटेक्स्ट क्या रहेगा? कांग्रेस पार्टी रहेगी कि कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में उन परिस्थितियों का क्या प्रभाव पड़ रहा था। तो चौथे आम चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी की परफॉर्मेंस रही उसके कारणों को समझने के लिए हमारे लिए क्या जानना जरूरी है कि 1967 के चौथे आम चुनावों के पहले देश में परिस्थितियां कैसी थी। तो अगर इस टॉपिक पर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए तो वो किस प्रकार से पूछा जा सकता है? 1967 भारत में चौथे आम चुनाव से पहले की स्थिति का वर्णन कीजिए, या 1967 के आम चुनाव के पहले की स्थिति का वर्णन कीजिए। तो इसमें हम थोड़ा बैकग्राउंड दे करके जो कि अभी हमने डिस्कस किया है इसको लिख 2-4 लाइंस में एक्सप्लेन करके फिर पॉइंटेड फॉर्म में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? कांग्रेस के प्रति लोगों की असंतुष्टि। हम डिस्कस कर चुके हैं कि केंद्र में और राज्यों में 1952 से लेकर के 67 तक कांग्रेस की सरकार रही। तो लोगों को क्या लगता था कि कांग्रेस के पास कुछ ऐसा कार्यक्रम है, कोई योजना है जिसके द्वारा कांग्रेस उनकी सारी की सारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं को सुलझा देगी। और साथ ही लोगों के दिमाग में ये छवि भी थी कि जो कांग्रेस पार्टी है उसने हमें आज़ादी दिलवाई है, तो ये हमें हमारी समस्याओं से भी आज़ादी दिलवाएगी। लेकिन जनता ने 3 बार कांग्रेस पार्टी को मौका दिया, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोग समस्याओं के दलदल में और ज़्यादा धंसते गए। तो लोगों को अब लग रहा था कि वो गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, उन्हीं समस्याओं का सामना उसी प्रकार से करते आ रहे हैं जिस प्रकार से कि वो आज़ादी के पहले कर रहे थे, और उनकी स्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं आया है। तो लोगों में कांग्रेस के शासन के प्रति अब असंतुष्टि के, डिससेटिस्फेक्शन के भाव पैदा हो रहे थे। अब वो किसी नई पार्टी को, नए कैंडिडेट्स को मौका देना चाहते थे। तो चौथे आम चुनाव के पहले एक सिचुएशन क्या बन रही थी? लोगों में असंतुष्टि, लोगों में
डिससेटिस्फेक्शन कांग्रेस के प्रति बढ़ रही थी। लोग अब कांग्रेस को नापसंद कर रहे थे। दूसरी सिचुएशन क्या थी? कांग्रेस पार्टी की आंतरिक गुटबंदी। इसको भी हम काफ़ी कुछ फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था सिंडिकेट क्या है। सिंडिकेट क्या था? कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं का समूह था, सीनियर लीडर्स का एक ग्रुप था जो कि अपने आप को किंग मेकर की भूमिका में देखते थे। उनका क्या मानना था कि हम ही प्रधानमंत्री बना सकते हैं और हम ही किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद से हटा सकते हैं। तो ये जो सिंडिकेट दल था, इसमें जो वरिष्ठ नेता थे, इन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इन्होंने इंदिरा जी का समर्थन किया था। तो इन वरिष्ठ नेताओं ने क्या सोच करके इंदिरा गांधी का समर्थन किया था कि वो कम अनुभवी है, महिला है और हम जिस प्रकार से कहेंगे वो उसी प्रकार से करती रहेंगी, यानी कि वो उनके हाथों की कठपुतली बनी रहेंगी। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। श्रीमती इंदिरा जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने अनुसार काम करना शुरू कर दिया, जो कि सिंडिकेट के नेताओं को पसंद नहीं आया और उन्होंने कांग्रेस के अंदर रह करके अपने अलग अलग गुट बनाने शुरू कर दिए। तो अब खुद कांग्रेस पार्टी के अंदर ही गुटबाजी होने लगी थी, जो कि कांग्रेस पार्टी के लिए नुकसानदायक सिद्ध हो रही थी। अब हम डिस्कस करेंगे तीसरा कारण क्या था? कांग्रेस आर्थिक संकट। तो हम डिस्कस कर चुके थे कि 1960 के दशक में भारत को 2 युद्धों का सामना करना पड़ा, 1962 में चीन के साथ और 1965 में पाकिस्तान के साथ। तो भारत को जो पैसा देश के आर्थिक विकास पर लगाना था, सामाजिक विकास पर लगाना था, वो पैसा हमें वहाँ से निकाल करके कहाँ लगाना पड़ा? युद्धों में लगाना पड़ा। अब क्योंकि लोगों की कल्याणकारी योजनाओं में पैसे की कमी आ रही थी, लोगों के विकास कार्यों में पैसों की कमी आ रही थी, तो लोग यही समझ रहे थे कि कांग्रेस पार्टी उनके लिए कुछ नहीं कर रही है। हालांकि उस समय की परिस्थितियां ही ऐसी बन गई थी कि जो कल्याणकारी और विकासकारी योजनाएं थी उनके लिए फंडिंग में कमी लानी पड़ी और हमें जो हमारा बहुत सा धन था वो युद्धों में खर्च कर देना पड़ा। और इसके साथ साथ देश में फिर आर्थिक संकट इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि जो हमारी मुद्रा थी हमें उसका भी मूल्य गिराना पड़ा। जैसे कि पहले हमें $1 खरीदने के लिए 5 रुपये देने पड़ते थे, यानी कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में कोई चीज़ हमें $1 में मिल रही है तो वो हम 5 रुपये में खरीद सकते थे, मंगवा सकते थे। लेकिन अब क्योंकि आर्थिक संकट बहुत ज़्यादा गहरा गया था तो सरकार को क्या करना पड़ा? रुपये का अवमूल्यन, यानी कि रुपये की कीमत गिरानी पड़ी। अब अगर हमें विदेशी मार्केट से, फॉरेन मार्केट से कुछ भी मंगवाना हो तो हमें $1 की चीज़ के लिए 7 रुपये चुकाने पड़ेंगे। तो इससे क्या हुआ? जो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार थे वो एकदम से गिर गए। तो इस चीज़ का बहुत नकारात्मक असर हुआ। और इसके साथ साथ जो मानसून था वो भी लगातार फेल होता रहा, यानी कि जो मानसूनी बारिश है जिस पर हमारे देश की ज़्यादातर खेती निर्भर करती है वो नहीं हुई। और मानसून के कमज़ोर रहने के कारण भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन बहुत कम हुआ। तो खाद्यान्नों के उत्पादन के कम होने के कारण देश को खाद्यान्न संकट का सामना करना पड़ा और जो लोग, काफ़ी संख्या में लोग भूखमरी की स्थिति में पहुंच गए। तो इन सब समस्याओं के लिए जो आम जनता है वो किसे जिम्मेवार ठहराएगी? सरकार को। और सरकार उनकी नज़र में कौन थी? कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार ही उस समय सत्ता में थी। तो वो अपनी इन समस्याओं के कारण इतने ज़्यादा असंतुष्ट थे कि वो कांग्रेस से नाराज होने लगे, यानी कि कांग्रेस को वो नापसंद करने लगे। चौथी सिचुएशन क्या थी? मूल्यों में वृद्धि। अभी हमने डिस्कस किया कि मानसून के फेल होने के कारण क्या हुआ? खाद्यान्नों का उत्पादन कम हुआ। खाद्यान्नों के उत्पादन के कम होने से क्या होगा? मार्केट में उनकी सप्लाई कम होगी और जब किसी चीज़ की सप्लाई ही नहीं होगी और उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होगी तो उसका जो रेट है वो अपने आप से बढ़ जाएगा। अब क्योंकि देश में अनाज था नहीं
और जो थोड़ा बहुत था वो बहुत महंगा था, और जो महंगा अनाज था वो आम आदमी की पहुंच के बाहर था, तो लोग भूखमरी से जूझ रहे थे। इसके कारण फिर लोगों ने जगह जगह पर दंगे, हड़ताल, धरने, प्रदर्शन करने शुरू कर दिए। तो इन सारी चीज़ों का क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी की सरकार पर बहुत नकारात्मक असर हुआ। यानी कि जो जनमत था, जनता का जो ओपिनियन था, वो अब सरकार के अगेंस्ट बनने लगा था, कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट बनने लगा था। अगली स्थिति क्या थी, सांप्रदायिक दंगे। सांप्रदायिक दंगों को हम अच्छे ढंग से डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में कि किस प्रकार से हमारे देश का जन्म होता है, और उसके बाद बहुत ज़्यादा दंगों का हमें सामना करना पड़ा था जो भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद हुए थे। तो काफ़ी लंबे समय से भारत में हमें हिंदू मुस्लिम दंगे देखने को नहीं मिले थे। तो ऐसा माना जा रहा था कि हो सकता है भारत की जनता ये समझ चुकी है कि दंगे किसी के भी हित में नहीं है, तो अब वो शांति को पसंद करने लगे हों। लेकिन 1960 में वही स्थिति फिर से दोहराई गई जो कि 1947 में देखने को मिली थी। तो इस सिचुएशन ने भी क्या किया, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उसके लिए एक चुनौती की तरह इसने कार्य किया, यानी कि इसने भी कांग्रेस की समस्या को बढ़ाने का ही काम किया। अगली सिचुएशन क्या थी, विरोधी दलों में चुनावी समझौता। तो जब हम पहले 3 आम चुनाव डिस्कस कर रहे थे, हमने क्या डिस्कस किया था कि जो कांग्रेस पार्टी है उसको तीनों चुनावों में कभी भी 45% से ज़्यादा वोट नहीं मिले, यानी कि जो जनता की वोटिंग परसेंटेज है वो उसको 45% से ज़्यादा नहीं मिली, लेकिन जो सीटें थी वो कांग्रेस को सबसे ज़्यादा मिलती थी। तो जो विपक्षी पार्टियां थी उन्होंने इस गणित को समझा, उन्होंने तीनों चुनावों का विश्लेषण किया और उन्होंने ये अपना अनुमान लगाया कि जो कांग्रेस पार्टी है वो 45% सीटें प्राप्त करके भी हर बार पूर्ण बहुमत के साथ जीतती आ रही है, यानी कि ज़्यादा संख्या में जो सीटें हैं वो कांग्रेस पार्टी को ही मिलती आ रही है। और जो बाकी के विपक्षी दल हैं वो 55% जो वोट हैं हासिल करने के बाद भी वो सत्ता से बाहर रह रहे हैं। अब उन्होंने इस चीज़ को समझा कि जो वोट हैं वो विपक्षी पार्टियों में बंट रहे हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि अब हम कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने के लिए क्या करेंगे, हम एकजुट हो जाएंगे, भले ही उनकी विचारधारा मिलती हो या ना मिलती हो। हमने क्या डिस्कस किया था, भारत में क्या सिस्टम है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी कि जिसके चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट है वही विजयी होगा। जैसे कि अगर ए कैंडिडेट के 5100 वोट है, बी के 5000, सी के 4000, डी के 2500, तो इनमें विजयी कौन होगा, ए कैंडिडेट, क्योंकि उसके 5100 वोट हैं। और अगर हम बी सी डी के वोटों को जोड़ लें तो भले ही वो ज़्यादा हो, लेकिन सबसे ज़्यादा ए के वोट हैं तो ए को विजयी माना जाएगा। और ए के वोट भले ही बी से सिर्फ 100 ही ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो सीट किसे मिलेगी, ए कैंडिडेट को। तो इस सिस्टम के कारण, इस प्रणाली का जो है कांग्रेस को पहले 3 आम चुनावों में बहुत फ़ायदा मिला। तो अब विपक्षी पार्टियों ने इसका तोड़ निकालने की कोशिश की कि अब हम कांग्रेस के खिलाफ एकजुट होकर के लड़ेंगे, जो हमारी बाकी की वोटिंग परसेंटेज है, जो 55% वोट है, उसे हम बंटने नहीं देंगे। तो ये जो स्थिति थी, जो विपक्ष के द्वारा एकजुटता की स्थिति, ये भी कांग्रेस के लिए एक चुनौती खड़ी करने वाली थी। अगली स्थिति क्या थी, राम मनोहर लोहिया का गैर कांग्रेसवाद। राम मनोहर लोहिया कौन थे, समाजवादी नेता थे। इनको भी हम सेकंड चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, जब हमने समाजवादी पार्टी या सोशलिस्ट पार्टी के बारे में डिस्कस किया था। तो ये समाजवादी पार्टी के संस्थापकों में से एक माने जाते हैं। तो इन्होंने क्या नारा दिया था कि जो कांग्रेस है वो एक अलोकतांत्रिक पार्टी है, गरीब विरोधी पार्टी है, इसलिए भारत में लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए और गरीबों का कल्याण करने के लिए क्या जरूरी है, भारत से कांग्रेस को हटाना, कांग्रेस को निकालना। तो इन्होंने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था, जिसका कि काफ़ी असर देखने को मिलता है।
अगली स्थिति क्या थी? देश में नक्सलवाद का प्रसार। जो 1960 का दशक है, चौथे आम चुनाव के पहले भारत में नक्सलवाद का प्रसार हो रहा था। नक्सलिज्म की जो समस्या है उसकी जड़ें 1960 के दशक से हमें देखने को मिलती है। तो सेकंड चैप्टर में जब हम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया डिस्कस कर रहे थे, तब हमने क्या डिस्कस किया था कि 1964 में सोवियत संघ में और चीन में विवाद हो गया, और इस विवाद के बाद जो भारत में कम्युनिस्ट पार्टी थी वो भी दो गुटों में बंट गई थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई जो कि सोवियत संघ के पक्ष में थी, और जो नेता सीपीआई से अलग हुए यानी कि जो चीन के पक्ष में थे, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई सीपीआई एम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। लेकिन आगे चल कर के जो सीपीआई एम थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी थी, इसमें भी विभाजन हुआ। इसमें कौन सी पार्टी बनी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया लेनिनवादी, जो कि लेनिन की विचारधारा पर आधारित थी। तो ये जो लेनिनवादी थे ये किस में विश्वास रखते थे? सशस्त्र संघर्ष में, यानी कि हथियार उठा करके संघर्ष करो और जो सरकार है उसे गिरा दो और खुद की सरकार बनाओ। यानी कि ये एक प्रकार से उग्रवाद में, आतंकवाद में इस प्रकार की विचारधारा में विश्वास रखते थे। तो ये इस विचारधारा वाले लोगों को नक्सलवादी कहा जाता था, क्योंकि भारत के एक नक्सलबाड़ी नामक गांव से इनके आंदोलन की हम कह सकते हैं शुरुआत हुई थी। तो सरकार को फिर इनकी इस प्रकार की जो उग्रवादी गतिविधियां हैं इनको दबाने के लिए सरकार को काफ़ी सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, और जो लोग इनकी विचारधारा के समर्थक थे उनका ओपिनियन भी फिर क्या हुआ? सरकार के अगेंस्ट ही बना। तो ये कुछ एक ऐसी परिस्थितियां थी जो कि चौथे आम चुनाव के पहले कांग्रेस के विपक्ष में स्थिति बना रही थी। तो जो चौथा आम चुनाव है वो पहली बार नेहरू जी के बगैर लड़ा गया था, और ये एक इंदिरा गांधी जी की परीक्षा थी कि वो किस प्रकार से अपने बलबूते पर जो कांग्रेस पार्टी है उसको चुनाव में जीत दिलवा करके दिखाती है। तो अभी इस पार्ट में हमने क्या डिस्कस किया है? चौथे आम चुनाव के पहले क्या परिस्थितियां थी। अब अगले पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि चौथे आम चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी है उसकी क्या परफॉर्मेंस रही, और कांग्रेस पार्टी की जो चौथे आम चुनाव में परफॉर्मेंस रही उसने देश में क्या जो है नए मानदंड स्थापित किए। यानी कि जो चौथे आम चुनाव थे उनको हम भारतीय राजनीति में बहुत ज़्यादा बदलाव लाने वाले चुनाव कह सकते हैं। इनके बाद हमें भारतीय राजनीति में काफ़ी सारी ऐसी नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी कि जिनको हमने पहले कभी नहीं सुना था। तो इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। उम्मीद है कि आपको पार्ट 2 अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।